सेना की जाट रेजिमेंट में नायक के पद पर तैनात किशनगढ़ की शिव कॉलोनी निवासी जवान की बीती रात जयपुर के सेना के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते मौत हो गई। नायक लोचन वैष्णव 36 वर्षीय पुत्र नवरतन दास पुरानी हवाई पट्टी स्थित शिव कॉलोनी के निवासी थे। वे 25 नवंबर को छुट्टी लेकर किशनगढ़ आए थे। परिवार में किसी परिचित की शादी के बाद 6 दिसंबर को परिवार के साथ कार में नागौर जिले के नरमा जा रहे थे। इसी दौरान हरसौर भैरुंदा के बीच कार दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। उन्हें पहले अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 7 दिसंबर को तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें जयपुर सेना के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहां बीती रात उन्होंने दम तोड़ दिया। नायक लोचन वैष्णव 36 वर्षीय पुत्र नवरतन दास पुरानी हवाई पट्टी स्थित शिव कॉलोनी में पत्नी भगवती 34 वर्षीय, बेटे कुलदीप 10 वर्षीय, जगमोहन 7 वर्षीय और बेटी भानुप्रिया 4 वर्षीय साल के साथ रहते थे। नायक वैष्णव के पैच और बेटी भानुप्रिया 4 वर्षीय के साथ रहते थे। नायक वैष्णव के पिता नवरतन दास वर्ष 1980 में जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर रहे और वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हुए। तभी से लोचन को जाट रेजिमेंट में जाकर देश सेवा की सनक थी। इसी के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया और रेजिमेंट में नायक का पद पा लिया। परिवार में किसी शादी के लिए लोचन 25 नवंबर को कुछ दिनों की छुट्टी लेकर किशनगढ़ आए थे। परिवार के साथ शादी में हंसी खुशी के पल बिताने के दौरान भी लोचन को ये एहसास तक नहीं हुआ कि ये पल उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाले। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद लोचन अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए कार में नागौर जिले के नरमा गांव के लिए रवाना हुए। नागौर जिले की सीमा में हरसौर भैरुंदा के बीच उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। उन्हें पहले उपचार के लिए अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल लाया गया, जहां से तबीयत में सुधार नहीं होने पर 7 दिसंबर को उन्हें जयपुर सेना के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहाँ बीती रात जिंदगी और मौत के संघर्ष में उन्हें मौत नसीब हुई। नायक वैष्णव की पार्थिव देह लेकर रेजिमेंट के जवान गुरुवार देर शाम किशनगढ़ पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार में माहौल गमगीन हो गया। सावंतसर मुक्तिधाम में सेना के जवानों की मौजूदगी में उनके पिता को तिरंगा सौंपकर नायक का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर विकास चौधरी भी मौजूद रहे। सेना के जवानों ने इससे पहले पुष्प चक्र अर्पित कर नायक वैष्णव को अंतिम सलामी दी। शस्त्र सलामी और बैंड पर मातमी धुन बजाकर जवानों ने अपने साथी की शहादत को याद किया। धौलपुर गुरुवार को जिला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस सी के मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवकांत पुत्र भीमसेन निवासी जरौली, जो कि 4 दिन पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। शिवकांत का 8 दिन पहले सड़क दुर्घटना में कोहनी टूट गई थी। जांच के बाद पता चला शिवकांत को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जिसके कारण उसका धौलपुर के सभी निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन जिला चिकित्सालय में मेरी टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया। मेरी टीम में शामिल डॉक्टर सूर्य कुमार मौर्य, डॉक्टर पंकज गर्ग, नर्सिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र एवं सुजीत कुमार शामिल रहे। इस अवसर पर डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने कहा कि जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं और यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। लोगों को भी जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन कराने के। जी सर, हमारे यहाँ ये शिवकांत, जिनकी उम्र करीब 35 साल, ये 4 दिन पहले एडमिट हुए थे। हमने सभी तरह के इनके जो जांचें होती हैं ऑपरेशन से पहले वो सब करवाई थी। इनको एक बीमारी जिसको HCV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था। ये मरीज कई हॉस्पिटलों में, कई डॉक्टरों के पास में इलाज के लिए गए थे। धौलपुर के अंदर तो सभी ने मना कर दिया था कि ये ऑपरेशन यहाँ संभव नहीं है। इस अस्पताल में पहली बार हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं करते हुए, सभी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते हुए इन मरीजों का कल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बाद मरीज आज बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में, ऑपरेशन सफल है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के केसेस को हम धौलपुर जिला अस्पताल में करते रहेंगे। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा, भारत के सामने दुनिया नतमस्तक। भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जगत पिता ब्रह्मा जी के किए दर्शन। ब्रह्मा घाट पहुंच तीर्थ सरोवर की पूजा अर्चना। तीर्थ नगरी पहुंचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंच किया जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन। उसके बाद तीर्थ सरोवर ब्रह्मा घाट पहुंच की पूजा अर्चना।
मनिंदरजीत सिंह बिट्टा कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की है, जैसे मुझ पर कृपा की वैसे ही हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, जवान सुरक्षित रहें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित रहें। साथ ही भारत में G20 की बैठक सफल रही है। आज भारत के सामने दुनिया नतमस्तक है। भारत देश आज दुनिया में शक्तिशाली देश बन चुका है, कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि पंजाब कभी खालिस्तान नहीं बनने देंगे। ब्रह्मा घाट तीर्थ सरोवर पर पूजा अर्चना पंडित संजय पराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाई। दुख और पीड़ा होती है कि हरमंदिर साहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब नमस्तक होते हैं, पर जब कोई सरदार मंदिर में जाता है फिर उसकी चर्चा क्यों होती है? क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? मेरा सवाल है। ये सवाल कई बार उठता है कि बिट्टा मंदिरों में बहुत जाता है। 35,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, जिसको नहीं समझ उसकी मर्जी। भगवान ने मुझे सिद्धि दी, मुझे कृपा की, मैं जाता हूँ और भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान, बॉर्डर सब सुरक्षित रहे। और साथ में मैं बीजेपी का नहीं हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी भी सुरक्षित रहें, जिन्होंने आके बात कही। अब मैं मंदिरों में जाता हूँ ना, जो खालिस्तानी बड़ा इतराज़ करते बिट्टा मंदिरों में जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये, जो खालिस्तान की मूवमेंट कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है, जो रोज़ खालिस्तान के बारे में नारे लगते हैं कि हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, ठीक है ना, ये सारी बुखलाहट है G20 की कि वो कामयाब हुआ। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त कर दिया, सिख कौम की पगड़ी की सब इज्जत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, सारे इज्जत करते हैं। पर एक बता देना चाहता हूँ, भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इनको, इन बम्बों गोलियों से टूटे हुए 14 बार हमलों से शरीर से खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो बम्बों से टूटे हुए शरीर के बिट्टे की, जख्मी शरीर बिट्टे की लाशों पे गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा। ये चाइना या पाकिस्तान कितनी भी शरारत करे, अब इस भारत की तरफ इतनी बड़ा शक्तिशाली भारत बन चुका है, इतना शक्तिशाली दुनिया भारत के आगे नमस्तक होती है। इस भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता। अखंड भारत था, अखंड भारत है और अखंड भारत रहेगा। 2024 चुनाव से पहले भील प्रदेश की मांग क्यों तेज हो गई है? 108 साल पुरानी इस मांग को भारतीय आदिवासी पार्टी ने नए सिरे से उठाया है। विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील प्रदेश की मांग तेज हो गई है। 108 साल पुरानी इस मांग को भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने नए सिरे से उठाया है। विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है। राजस्थान में बीएपी को 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर जीत मिली है। बीएपी राजस्थान विधानसभा की 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में पार्टी का वोट प्रतिशत 27 के आसपास रहा। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भील प्रदेश की मांग बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। इसकी 2 वजहें भी हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार है। इन तीनों राज्यों में आदिवासियों की संख्या लगभग 4.4 करोड़ है। तीनों ही राज्यों में आदिवासियों के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में इन 13 सीटों पर बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। भील प्रदेश की मांग क्या है? भील द्रविड़ का वील शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धनुष। भारत में भील सबसे पुरानी जनजाति है, जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। भील जनजाति के लोग अपने लिए लंबे वक्त से अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा आज संभालेंगे राजस्थान की कमान। शपथ ग्रहण में दिखेगी पीएम मोदी की गारंटियों की झलक।
जागरण संवाददाता जयपुर। भजनलाल शर्मा शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज तीनों को शपथ दिलाएंगे। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ है। भरतपुर को 43 साल बाद मिला मुख्यमंत्री पद। 2018 में कांग्रेस ने 4 विधायकों को बनाया था मंत्री। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। ऐसे में भरतपुर जिले की बात करें तो यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। 1 सीट पर बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, तो 1 सीट पर कांग्रेस गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी की जीत हुई है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग से साल 2018 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के 4 विधायकों को मंत्री बनाकर भरतपुर की जनता को खुश किया था। कांग्रेस ने भरतपुर जिले के 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर जिले की जनता ने जिले में कांग्रेस के 4 मंत्री होते हुए भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भरतपुर के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भरतपुर के लोगों की मुराद पूरी कर दी है। भजनलाल शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजस्थान के डिप्टी सीएम बने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुखिया होंगे। भजनलाल शर्मा के अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस शुरू हो गया था। ये सस्पेंस चुनावी नतीजों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलने के बाद भी जारी रहा। आखिरकार शपथ ग्रहण के बाद ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान शर्मा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ ले ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को शपथ दिलाई। बता दें कि यह कार्यक्रम जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित हुआ। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान शर्मा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ ले ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को शपथ दिलाई। 250 MBBS स्टूडेंट्स 248 एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। SMS मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा केस। राहत नहीं मिली तो 6 साल में बनेंगे डॉक्टर। राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि MBBS फाइनल ईयर के 250 स्टूडेंट्स के बैच में से केवल 2 स्टूडेंट ही फाइनल एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। पहले केवल 1 स्टूडेंट को ही क्वालिफाई किया गया था। बाद में एक और स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। फाइनल एग्जाम 21 दिसंबर से शुरू होगी। अब ट्विटर, एक्स सहित अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर भी स्टूडेंट के लेटर वायरल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स की कई रील्स भी बनाई जा रही हैं। केवल 2 स्टूडेंट्स के क्वालिफाई करने पर मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच काफी विरोध है। MBBS 2020 बैच के स्टूडेंट्स हैं सभी। SMS मेडिकल कॉलेज में MBBS की 250 सीटें हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती हैं, जबकि प्रैक्टिस के लिए सभी बच्चों को SMS अस्पताल में भेजा जाता है। ज्यादातर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की ही अस्पताल में सेवाएं ली जाती हैं।
2020 बैच के 250 छात्रों का भी फाइनल ईयर चल रहे हैं। MBBS की डिग्री पूरी करने के लिए उन्हें कुल 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सभी सब्जेक्ट को पास करना जरूरी होता है। इन्हीं में से एक सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन का भी होता है। कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डिपार्टमेंट HOD अवतार सिंह दुआ ने 11 दिसंबर को एक लेटर जारी किया, जिसमें इस सब्जेक्ट सामुदायिक चिकित्सा के एग्जाम में बैठने के लिए महज एक छात्र को क्वालिफाई बताया गया। राजस्थान में महंगे होंगे फ्लैट्स और विला। हाउसिंग बोर्ड 15% बढ़ाएगा जमीनों की रेट। 4500 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों पर असर। नए साल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सर्किल ऑफिसों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। संभावना है इस बार जमीनों की कीमत करीब 15% आरक्षित दर से बढ़ाई जाएगी। ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू हो सकती हैं। इसका असर जयपुर, जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों के 4000 विला और फ्लैट्स पर पड़ेगा। डिप्टी वित्तीय सलाहकार ओम प्रकाश बुटोलिया के अनुसार सर्किल ऑफिसों से प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार बोर्ड में जो दरें बढ़ाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस बार जमीनों की कीमतों में कम से कम 10% और अधिकतम 25% तक का इजाफा हो सकता है। 3 साल से फ्रीज हैं कीमतें। हाउसिंग बोर्ड ने साल 2020 में जमीन की कीमतों को फ्रीज किया था, यानी उनकी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। कोविड आने के बाद से जमीन की कीमतों को हर साल स्थिर रखा गया। जून में वित्तीय सलाहकार ने सभी सर्किल ऑफिसरों को पत्र लिखकर 31 दिसंबर 2023 से पहले जमीन की रिवाइज्ड रेट भेजने के आदेश जारी किए हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा असर। वर्तमान में मकानों की स्कीम निर्माणाधीन है। ये सभी योजनाएं जब तैयार होंगी तब इनकी लागत निकाली जाएगी, तो उसमें इन बढ़ी दरों से अंतर आएगा। अगर जमीनों की कीमतों में इजाफा होता है तो लागत में भी इजाफा होगा, क्योंकि जमीन की कीमतें वर्तमान समय की जोड़ी जाती हैं। 4000 से ज्यादा मकान बन रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, आबू रोड समेत 10 से ज्यादा शहरों में 4000 से ज्यादा मकान बन रहे हैं। अकेले जयपुर में प्रताप नगर एरिया में 1332 विला और फ्लैट्स बनाने का काम चल रहा है, जबकि जोधपुर के बडली में 1090 और चौपासनी में 288 आवास बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं को इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया था। धौलपुर शुक्रवार सुबह जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर सर्व समाज के लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जन्म दिवस भी है और शुक्रवार को ही वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इस अवसर पर सब समाज के लोगों ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के प्रिय हैं। साथ ही में उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं वो महिलाओं एवं गरीब तबकों के लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। रक्तदान शिविर के मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, सतीश शर्मा, प्रदीप बंसल एवं ब्लड बैंक का स्टाफ भी मौजूद रहा। इस अवसर पर राम शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। आज हमारे राजस्थान के आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी का जन्म दिवस है और आज ही वो दिन है जिस दिन वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज धौलपुर के सभी युवा भाइयों ने एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। उनके जन्मदिन पर यह ब्लड कैंप लगाया गया है, जिससे कि जिनको ब्लड की आवश्यकता है, एक रक्तदान महादान होता है, इससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। यही संदेश जो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसी क्रम में आज कैंप लगाया गया है। जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई प्रगति पथ पर है। मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं कि वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। वो हमेशा गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने नई नई योजनाएं बना रखी हैं और वो योजनाएं धरातल पर भी शुरू हो चुकी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं में एक जोश संदेश दिया है कि आप भी मेरे साथ
प्रगति पथ पर चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।